दोस्तों स्वागत है आप लोगों का जीके सिस्टम सीरीज में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अवतार सीरीज 2.0 का क्लास 13 का हैंड रिटन नोट्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो क्लास है नवीन सर लेते हैं, इसका फास्ट रिवीजन करने के लिए इस सीरीज को चलाया जा रहा है। तो दोस्तों इस क्लास में हम आगे देखेंगे, इस क्लास के लास्ट में हम देखेंगे अर्जुन अवार्ड के बारे में जो 2023 में किन किन को मिला है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और देखिएगा, मजा आएगा बहुत वीडियो में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो आईपीएल आज खेला जा रहा है इसका शुरुआत किस वर्ष हुई थी, मतलब कब से स्टार्ट किया गया है? तो इसका स्टार्ट किया गया 2008 से। इसका 2008 में जो आईपीएल हुआ था उसका विजेता कौन टीम थी? तो राजस्थान रॉयल थी। और उप विजेता कौन थी? तो सीएसके थी, यानी चेन्नई सुपर किंग्स थी। देखिए जो आईपीएल की स्टार्ट किसने किया था? तो आईपीएल के स्टार्ट संस्थापक है ललित मोदी। कौन है? तो ललित मोदी। अब देखिए जो 2023 में हुआ था ये 16 नंबर का आईपीएल था। किस नंबर का? 16वां आईपीएल था। इसका विजेता कौन है? तो इसका विजेता टीम है सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। और उप विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन थे? तो हार्दिक पांड्या थे। अब देखिए इसमें पर्पल कैप किसको मिला? पर्पल कैप किसको मिला? तो मोहम्मद शमी को मिला, जो 28 विकेट के लिए। पर्पल कैप किनको मिलता है? जो ज्यादा विकेट लेते हैं पूरे टूर्नामेंट में। तो मिला मोहम्मद शमी को, जो 28 विकेट लिए थे। अब देखिए इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला? ऑरेंज कैप मिला शुभमन गिल को। और इस कितने रन बनाए थे? तो 890 रन बनाए थे। ये मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, आईपीएल का 1000वां मैच किस टीम के बीच खेला गया? जो आईपीएल था उसका 1000वां जो मैच था वो किस दो टीमों के बीच खेला गया? तो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस वर्ष किस राज्य में स्थित है? जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय वो किस राज्य में है? यह मणिपुर में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 2018 में। कब हुआ था? 2018 में। और किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। ठीक है, अब देखिए आगे, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1984 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब देखिए आगे देखते हैं, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए गए थे? मतलब जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए कहाँ पर आयोजित किए गए थे उसका? तो हुआ था ओडिशा में और 2020 में। इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसमें जो खेल होते हैं इसमें उम्र सीमा कितनी है? तो इसमें उम्र सीमा है 18 से 25 साल तक। मतलब 18 से 25 साल के जो बीच में रहेंगे वही खेल पाएंगे। अब आगे देखिए, सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कहाँ हुआ था? तो ये बेंगलुरु में हुआ था जो 2022 में हुआ था। और थर्ड यूपी में हुआ था, यूपी के 4 शहरों में हुआ था। तो किस शहरों को देख लेते हैं, किस किस शहरों में हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, यह 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। जो 2023 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था जीतू। और पादक तालिका में 1 नंबर पर कौन था? राज्य था, तो इसमें था पंजाब, इसमें जो 26 गोल्ड जीते थे। और सेकेंड नंबर पर यहाँ पर थोड़ा दोस्तों गलती लिखा गया, यहाँ पर हरियाणा होगा जो 24 गोल्ड के साथ सेकेंड नंबर पर था, हरियाणा। यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर हरियाणा होगा। ठीक है, हरियाणा। अब देखिए आगे देखते हैं, लावणी नृत्य किस राज्य में मनाए थे? जो लावणी नृत्य है यह किस राज्य में मनाए थे? तो इसको मनाते हैं महाराष्ट्र में। कहा? तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के और नृत्यों को भी देख लेते हैं जो कौन कौन उसमें मनाए थे। देखिए तमाशा भी मनाते हैं महाराष्ट्र में ही, धनगरी, गंजा और पोवाड़ा, ललिता, लेजिम, मौनी, दही कला, ये सब मनाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का यह लोक नृत्य है। अब देखिए हाफिज अली खान, हाफिज अली जो खान है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह सरोद वादक है। क्या है? तो सरोद वादक है। और यह किस घराने से है? तो यह बसंग घराने से। किस घराने से? तो यह बसंग घराने से। आगे देखते हैं कुछ नाम हो जो किस किस वादक से संबंधित है। तो देखिए राजेंद्र परसना क्या बजाते हैं? तो यह बांसुरी वादक है। क्या? बांसुरी वादक है। मुराद अली बुद्धू खान, ये किससे संबंधित है? तो सारंगी वादक है। अब देखिए अब्दुल सबी खान है, ये अब्दुल सबी खान सरोद वादक है। उल्हास वापट जो है यह संतूर वादक है। और सतीश व्यास ये भी संतूर वादक ही है। और देखिए सांगकेन किस धर्म का त्योहार है? सांगकेन जो यह किस धर्मों द्वारा मनाया था इस त्योहार को? यह बौद्ध धर्मों द्वारा मनाता है। जो सांगकेन है किस राज्यों में अधिकतर मनाए थे? जिसको अरुणाचल प्रदेश में मनाए थे। जब अरुणाचल प्रदेश की बात हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश की और नृत्यों को भी देख लेते हैं। तो देखिए मोपिन कहाँ मनाए थे? तो मोपिन त्योहार कहाँ मनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। न्यूकोम, बुरीबूट और ट्री उत्सव यह सब मनाते हैं कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए जो बौद्ध धर्म है इनके द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार और किस राज्य में मनाते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए
उल्मौना, उल्मौना उत्सव कहाँ, उल्मौना उत्सव बौद्ध धर्म द्वारा मनाते हैं। लोसर, लोसर जो उत्सव है ये किस तरह मनाते हैं, तो बौद्ध धर्म द्वारा मनाते हैं और इसको तिब्बती क्षेत्र में मनाते हैं। इसको कहाँ, तो तिब्बती क्षेत्र में, तिब्बती क्षेत्र से जो राज्य लगे हैं वहां पर इसको मनाया जाता है। अब देखिए रुमटेक चाम, रुमटेक चाम सिक्किम मनाते हैं। अब देखिए हेमिस फेस्टिवल, हेमिस कहाँ, तो लद्दाख में। अब देखिए लुम्बिनी महोत्सव, लुम्बिनी महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में। अब देखिए सोनम लुसिंग, सोनम लुसिंग सिक्किम में। अब यहाँ पर बोल देगा लोसर, वहाँ पर तिब्बती क्षेत्र मतलब जैसे 4 गो दे देगा ऑप्शन, तो वहाँ पर आप किसको टिक मारेगा, तो आप मारेगा लद्दाख को, क्योंकि लद्दाख में इसको अधिकतर मनाते हैं। लोसर कहाँ का है, तो लद्दाख का है। अब देखिए 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई का क्या नाम है, जो हिंद महासागर है उसकी सबसे निचली खाई का नाम क्या है, तो जो सबसे नीचे स्थान है तो कहाँ, जावा गर्त या सुंडा गर्त इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए ओवरऑल का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ हिंद महासागर का, लेकिन सबसे गहरी गर्त पूछेगा तो मेरियाना गर्त हो जाएगा। कौन, मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच, ये कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर में पूछ देगा तो कहाँ, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अब देखिए अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन है, ये थे प्यूरोट्रोरिक ट्रेंच। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। वर्तमान में पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है, जो वर्तमान में पृथ्वी अभी है इसकी आयु लगभग कितनी है, तो इसका लगभग आयु है 4.5 अरब वर्ष। कितना, तो 4.5 अरब वर्ष। देखिए इसको पता कैसे लगाते हैं कि मतलब ये इतनी साल की हो गई है पृथ्वी, तो इसको रेडियो मेट्रिक डेटिंग विधि द्वारा इसको मालूम किया जाता है। किस द्वारा, तो रेडियो मेट्रिक डेटिंग विधि द्वारा। अब देखिए आगे, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है किस आर्टिकल के तहत, मतलब जो प्रधानमंत्री होगा वो पूरे मंत्री जो परिषद है उसका प्रधान होगा, तो वो है आर्टिकल 74 के तहत। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं आर्टिकल 75 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 75 में क्या उल्लेख है तो उसको देखते हैं। तो पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जो पीएम है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। अब देखिए पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। जो अन्य मंत्री भी जो बनते हैं केंद्र सरकार में उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह से, तो यह प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अब देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा किस आर्टिकल के तहत, ये आर्टिकल 75 के 3 के द्वारा, 75 के 3 द्वारा जो मंत्रिपरिषद होगा क्या होगा, तो लोकसभा के उत्तरदायी होगा। आगे देखते हैं, तो चौथे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति कौन है, जो चौथे उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो गोपाल स्वरूप पाठक थे। कौन थे, तो गोपाल स्वरूप पाठक। अब देखिए पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, जो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा था, जो 13 दिन के लिए बनाए गए थे, यानी कि 13 दिन के लिए बनाए गए थे। और दूसरे ही पूछ देगा ना, तो दूसरे भी कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदे ही थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, तो ये है बीबी गिरी। जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद इनको पद दिया गया था, यानी पद संभाले थे। अब देखिए कौन अलीवर्दी खान के पश्चात बंगाल का नवाब बना था, तो कौन बना था ये, अलीवर्दी जब खान हट गया तो उसके बाद कौन बना, तो सिराजुद्दौला बना। जब सिराजुद्दौला बना तो उसके समय होने वाली विशेष घटनाओं को ध्यान केंद्रित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए उस कौन कौन घटनाएं हुई थी, तो ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1956 को, 1756 को, सॉरी दोस्तों 1756 को। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो हुआ था ना, जो सिराजुद्दौला था यह एक छोटे से कमरा में 146 लोगों को कर दिया रात भर के लिए कैद। उसमें जो सुबह देखा तो 123 मर गए थे और 23 बचे थे जिंदा। इसी को कहते हैं ब्लैक होल की घटना। अब देखिए प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध इसके समय हुआ था, कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। और एक पूछेगा कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो पूछे ये किस नदी किनारे, तो भागीरथी किनारे। और किस राज्य में हुआ था, तो बंगाल राज्य में हुआ था। लेकिन जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की ओर से सेनापति कौन था, तो ये था क्लाइव। कौन था, तो क्लाइव था। और जब ये प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत गए तो यही से मतलब माना जाता है कि अंग्रेजी शासन का क्या हुआ, तो शुरुआत हुआ। क्या हुआ, तो शुरुआत हो गया। और ये प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत गए तो अपने एक चमचे को यानी कि मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया, नवाब बना दिया गया। अब देखिए दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, जो कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जो अपना ही आत्मकथा लिखा था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। वो कौन सा बुक कौन सा लिखा था, तो वह तारीख ए फिरोज शाही। क्या, तारीख ए फिरोज शाही। और इसका शासनकाल कब से कब तक है, फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 तक, यानी कि 1351 से 1388 तक ये इसने शासन किया है। अब देखिए राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आप जानते हैं कि एक हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक नगर है। यह कहाँ है, तो यह हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है और 1963 में से खोजा गया। कब खोजा गया, तो 1963 में से खोजा गया। यहाँ पर राखी गढ़ी पर
राखी गढ़ी जो है यहाँ पर क्या हुआ है, तो हड़प्पा संग्रहालय बन रहा है। क्या बन रहा है, तो हड़प्पा संग्रहालय बन रहा है यहाँ पर। यह सबसे बड़ा स्थल है। यह क्या है, यह सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे प्राचीन जो शहर है वो किस नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम है, तो भिरडाना है। जो कहाँ है, तो यह हरियाणा, ये भी हरियाणा में है। इसको कब खोजा गया, तो 2014 में खोजा गया। कब खोजा गया, तो 2014 में इसको खोजा गया। अब आगे देखते हैं। 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया कितने चरणों में। जो अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कि अपने रुपया जो है उसके वैल्यू गिराना। वैल्यू गिराने से क्या हुआ, तो हमारे देश में अधिक से अधिक निवेश बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, तो निवेश बढ़ेगा। इसको 2 चरणों में किया गया था, अवमूल्यन 2 चरणों में। तो दोस्तों अभी तक कितने बार अवमूल्यन किया गया है रुपये का, तो यह 3 बार किया गया है। पहला बार कब किया गया था, तो 1949 में किया गया, और सेकेंड टाइम 1966 में, और तीसरी बार 1991 में। इसको पहले बार किया गया तो 1901, देखिए 1991 में 2 चरणों में किया गया था। तो पहला चरण था 1 जुलाई को और दूसरा तो 3 जुलाई को। अब देखिए NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का अधीन संगठन है। जो NSSO इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसका जो पुराना नाम है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या था, ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए NSSO और NSSO और CSO इसको आपस में मिलाकर क्या बना दिया गया, तो NSO बना दिया गया। और कब बनाया गया, तो 23 मई 2019 को, यानी 23 मई 2019 को। और पूछेगा कि NSSO का स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। NSSO का स्थापना 1950 में। देखिए अब देखें, SI पद्धति में 10 के पावर -15 को क्या कहते हैं। जो SI पद्धति उसमें 10 के पावर -15 को, तो मैं 10 के पावर -15 नहीं कहेंगे, इसका कुछ नाम होगा। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फेम्टो या फर्मी। फेम्टो या फर्मी कर सकते हैं। वैसे ही देखिए 10 का पावर -1 को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डेसी। और 10 के पावर -2 को कहते हैं सेंटी। और 10 के पावर -3 को कहते हैं मिली। 10 के पावर -6 को कहते हैं माइक्रो। 10 के पावर -9 को कहते हैं नैनो। और 10 के पावर -12 को कहते हैं पिको। और 10 के पावर -18 को कहते हैं एटो। अब आगे देखते हैं दोस्तों, फास्फोरस। फास्फोरस जो है हमारे शरीर के लिए क्या उत्तरदायी करता है, इसके बारे में समझते हैं। जो फास्फोरस है किस भोजन में ज़्यादा मिलता है उसको देखते हैं। देखिए यह दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में इन भोजनों में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस हमारे शरीर में, देखिए यह हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य और शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है। यानी हमारे हड्डियों को मजबूत करता है और शरीर की मरम्मत में भी सहायता करता है। अब देखिए आगे देखते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिधिली किस देश से टकराएगा। जो मिधिली है वो किस देश से टकराएगा, तो यह टकराएगा बांग्लादेश से। लेकिन जो इसका नामकरण किसने किया है, तो इसका नामकरण किया है मालदीव। किसने किया है, तो मालदीव। बीपर जो आया था, कहाँ आया था, तो गुजरात में आया था। यहाँ से कुछ दिन पहले, यानी कुछ दिन महीना पहले आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका नामकरण किस देश ने किया था। जो बीपर जो आया था भारत में, इसका नामकरण किसने किया था, तो बांग्लादेश ने किया था। अब देखिए मिचोंग कहाँ आएगा, तो वेस्ट बंगाल से टकराएगा। यानी तो इसका नामकरण किसने किया था, तो म्यांमार। किसने, तो म्यांमार। अब देखिए हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। कौन सा राज्य है जो अभी फिलहाल में उनको 15 से अधिक GI टैग मिला है, तो उत्तराखंड है। कौन कौन से मिला है, उसमें जो विशेष है उसको देख लेते हैं। देखिए लाल चावल को मिला है उत्तराखंड का। झांगोरा बाजरा, गहत दाल, बेरी नाग चाय, ये सब मिला है किसको, तो उत्तराखंड को मिला है। अब देखिए GI टैग वाला सबसे ज्यादा GI टैग किस राज्य को मिला है। जो सबसे ज्यादा GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो तमिलनाडु है। इसको कितना मिला है, तो 55 मिला है। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश। अब देखिए कुछ GI टैग के बारे में समझते हैं। GI टैग अधिनियम कब आया था, जो GI टैग एक्ट था ये कब आया था, तो 1999 में। लेकिन लागू कब से हुआ, तो ये लागू हुआ 15 सितंबर 2003 से। ठीक है, 15 सितंबर 2003 से। लेकिन फर्स्ट टाइम दिया कब गया है, तो दिया गया दार्जिलिंग के चाय को, वेस्ट बंगाल का जो है इसको 2004 में। GI टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो यह 10 सालों के लिए दिया जाता है। अब देखिए सेकेंड GI टैग किसे मिला, तो अरनमुला को मिला, जो कनाडी दर्पण है। यह कहाँ का है, तो केरल का है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। हाल ही में किस एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया था। ये है नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीते थे और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी क्या जीते, तो गोल्ड जीते। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों
यह वीडियो आप लोग की कैसी लगी जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब आगे देखेंगे अर्जुन पुरस्कार। तब तक पढ़ने के लिए यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में किनको मिला है? तो चिराग शेट्टी, जो किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, यानी बैडमिंटन खेलते हैं। अब देखिए रंकी रेड्डी, इनको भी मिला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो बैडमिंटन से ही संबंधित है। अब अर्जुन अवार्ड को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अर्जुन अवार्ड 2023 के बारे में। अब देखिए ओजस परवीन टाले को मिला है अर्जुन अवार्ड, और यह किस खेल से संबंधित है? तो यह तीरंदाजी से संबंधित है। अदिति गोपीचंद्र स्वामी, इसको भी मिला है और यह भी तीरंदाजी से ही संबंधित है। श्री शंकर, इनको भी मिला है और यह एथलीट से, क्या है? तो एथलीट से। अब देखिए मोहम्मद हुसामुद्दीन, ये इनको भी मिला है और ये क्या है? बक्सर है। अब देखिए पारुल चौधरी, इनको भी मिला है और यह क्या है? तो एथलीट से है। आर वैशाली, ये शतरंज से खिलाड़ी है, क्या है? शतरंज से यह संबंधित है। अब मोहम्मद शमी, इनको मिला है क्रिकेट से संबंधित है। अनुष अग्रवाल को मिला है, यह घुड़सवारी से संबंधित है। दिव्यकीर्ति सिंह, यह घुड़सवारी ड्रेसेस से संबंधित है। किससे? घुड़सवारी ड्रेसेस से। दीक्षा सागर, ये गोल्फ से संबंधित है। कृष्णा बहादुर पाठक, ये किससे संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। किससे? तो हॉकी से संबंधित है। सुशीला चानू हॉकी से संबंधित है। पवन कुमार, ये भी कबड्डी से संबंधित है। किससे? तो कबड्डी से संबंधित है। रितु नेगी, ये किससे संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। इन सबको मिला है क्या? तो अर्जुन अवार्ड। नरसिंह, ये किससे संबंधित है? तो खो खो से संबंधित है। पिंकी किससे संबंधित है? तो लोन बॉक्स। अब देखिए ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ये किससे संबंधित है? यह शूटिंग से संबंधित है। ईशा सिंह, यह भी शूटिंग से संबंधित है। हरिधर पाल सिंह किससे संबंधित है? स्क्वैश से संबंधित है। अब अहिका मुखर्जी किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। सुनील कुमार रेसलिंग से संबंधित है। जो ये आपको नाम जो बताएं, ये किस इन लोगों को 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो अर्जुन अवार्ड है आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इन लोगों को आप एक बार में नहीं समझ में आया तो सेकेंड टाइम वीडियो को देख लीजिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग की कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।